हेलो दोस्तों, वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 साइंस में भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त होने वाले फार्मूलों के विषय में आज बताएंगे। तो पहला जो फार्मूला है, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। जैसा कि आपको पता है, अवतल दर्पण ऐसे बनता है, इसमें हम ये इधर की तरफ पालिश करेंगे, ये अवतल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण आपका इस तरह से बनता है, जिसमें अंदर की तरफ पालिश होती है और ये होती है इसकी मुख्य अक्ष। तो इसकी जो त्रिज्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि गोले से काट करके बनाया गया है, खोखले गोले से काट करके बनाया गया, जो इसकी त्रिज्या होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं, कहीं स्मॉल भी आर लिखा मिल सकता है। इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। जो इसमें संबंध होता है वो एफ इजिकल टू R/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ यहाँ पर फोकस दूरी है, आर है वक्रता त्रिज्या। अगला जो फार्मूला है, अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, इसमें यू वी और एफ में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो ये संबंध होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो v है वो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। जैसे दर्पण यहाँ रखा है और प्रतिबिंब कहीं यहाँ बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v कहलाती है। अगला जो है u, जो यहाँ पर अक्षर प्रयोग हुआ है, वो दर्पण से वस्तु तक की दूरी है। किससे है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी है, और इसका जो मान है वो माइनस में होता है। किस में लिखा जाता है? माइनस में लिखा जाता है। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को किससे लिखा जाता है? u से लिखा जाता है। और जैसा कि आपको अभी बताए थे, फोकस दूरी को f से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? f से लिखते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि अवतल दर्पण की कहीं बात की जाएगी तो इसकी फोकस दूरी को हम निगेटिव में लिखेंगे, और उत्तल दर्पण की यदि बात की जाएगी तो उसकी फोकस दूरी हम प्लस में लिखेंगे। अगला जो फार्मूला है, आवर्धन क्षमता क्या है? तो आवर्धन क्षमता ये होती है कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु होती है उसकी लंबाई का जो अनुपात है उसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो I यानी आवर्धन क्षमता m बराबर होता है I/O। I मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई, O मीन्स वस्तु की लंबाई। ये देखिए, और एक बराबर होता है, एक रिलेशन होता है माइनस का v/u। तो I/O इज इक्वल टू -v/u। I के विषय में बता दिया हमने, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है? वस्तु की लंबाई है, और v ये है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u है दर्पण से वस्तु तक की दूरी। अगला जो यहाँ पर फार्मूला है वो स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम ये बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना मार्ग बदलती है, रास्ता बदलती है। ठीक है, तो उसमें आप ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन जो है दो माध्यमों को अलग कर रही है। इधर मान लीजिए वायु है और इधर ये कांच है। ये तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगी। ये अभिलंब की तरफ ये जो है इस तरह से झुकेगी।
तो ये जो कोण होता है, यानी आने वाली किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आई होता है, और इसे जो किरण जा रही है इसके बीच में जो कोण बनता है, अवलंब के बीच में कोण बनता है, वो आर बनता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आने वाली किरण और अवलंब के बीच का जो कोण है वो आई होता है, और जाने वाली किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आर होता है। तो ये आई और आर, इन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में जो रिलेशन होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है, और ये N2/N1 होता है। ये दूसरे माध्यम को लिखते हैं और ये पहले माध्यम है, कि जिधर से किरण आ रही है वो पहला माध्यम, जिधर को जा रही है वो दूसरा माध्यम। तो N2/N1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1N2 भी लिखा जा सकता है, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं जिधर से किरण आ रही है उसके सापेक्ष जिधर जा रही है उसका अपवर्तनांक, यानी 1N2 होता है। क्या होता है? 1N2। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर ये होगा पहले माध्यम के सापेक्ष, जैसे इस माध्यम, इसमें से किरण ऐसे आ रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अगला जो फार्मूला होता है अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हो ANG बराबर, तो A पहले लिखा है, A मीन्स एयर है, तो वायु में प्रकाश की चाल ऊपर लिखी जाएगी, और G यानी ग्लास यानी कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे बट्टे में लिखी जाएगी। तो ANG बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ANG को हम कांच का अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया दर्पण के विषय में और अपवर्तनांक के विषय में। अगला जो है वो लेंस होता है। अब देखिए लेंस में यहाँ पर बेसिक हम दो लेंस की बात करेंगे, एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। इस तरह से दोनों को लेंस के विषय में बात करेंगे। तो जैसे ये उत्तल लेंस ऐसे है, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रख दें तो उत्तल लेंस से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है, जैसा कि दर्पण में भी कहा गया था, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को, वस्तु तक की दूरी जो होती है वो u कहलाती है, और दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनना है वो दूरी कहलाती है v। तो यहाँ पर लेंस से जो प्रतिबिंब जहाँ पर बनेगा वो दूरी क्या कहलाएगी? v कहलाएगी। तो इसमें जो u, v और f में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर v हमने अभी बता दिया कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u है लेंस से वस्तु तक की दूरी, और ये माइनस का लिखा जाता है सब जगह, और f है ये फोकस दूरी। फार्मूला हमने पहले बता दिया, रिलेशन बता दिया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि उत्तल लेंस की कहीं बात करी होगी उत्तल लेंस के विषय में, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी प्लस में होती है। यदि अवतल लेंस के विषय में बात करेंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। यही काम वहाँ दर्पण में भी होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। अब देखिए लेंस के लिए आवर्धन का जो फार्मूला बनता है, तो इसमें देखिए m इज इक्वल टू I/O। आई के विषय में हमने भी बताया प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मीन्स वस्तु की लंबाई, और यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है माइनस गायब होगा, दर्पण में माइनस होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होता है, यानी I/O इज इक्वल टू V/U। अगला जो है, अब हम प्रिज्म के विषय में बात करेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है, जैसे ये हमने ऐसे प्रिज्म बना लिया, कांच का ये देखिए गुटका होता है, और इसकी जो ये फलक है, ये इस पर यदि प्रकाश की किरण हम डालेंगे तो ये इसके अंदर जाएगी, जब इधर बाहर की तरफ निकलेगी तो ये 7 रंगों में होकर के डिवाइड हो जाएगी, इसके हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ये बात करेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक और विचलन कोण में रिलेशन क्या है। तो ये फार्मूला बनता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m, ये है होता है विचलन कोण, बटे साइन a/2। एक बार फिर तो देखिएगा, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2।
यन यहाँ पर क्या है, यन है कांच का अपवर्तनांक, जिसका प्रिज्म बना है उसका अपवर्तनांक है। और ए जो होगा वो प्रिज्म कोण कहलाएगा। साफ साफ लिखा होगा कि प्रश्न में प्रिज्म कोण इतने अंश है, 60 है, 30 अंश है, 15 अंश है, जो भी होगा वहाँ पर आएगा। और ये विचलन कोण जो होगा वो डेल्टा एम होता है, विचलन कोण। तो यहाँ से आपको पता चल गया, एन कांच का अपवर्तनांक हो गया, ए प्रिज्म हो गया, डेल्टा एम विचलन कोण हो गया। अगला जो फार्मूला बनता है पतली प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। तो पतली प्रिज्म, जैसे प्रिज्म का प्रिज्म कोण कम होगा तो इसे पतला प्रिज्म कहलाएगा। इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। एन है प्रिज्म का अपवर्तनांक, ए मीन्स है प्रिज्म कोण, डेल्टा एम है अल्पतम विचलन। अब देखिए यहाँ पर हम विद्युत धारा के विषय में पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं हम। अब इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको ओम का नियम कहते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी यहाँ पर क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। आई क्या है, करंट है, धारा है। अब यहाँ पर जो फार्मूला ये नंबर 10 है, ये वैद्युत प्रतिरोध के विषय में है। जैसा कि आपको मालूम है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है किसी चालक के द्वारा, तो उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोध का ये प्रतीक, ये सिंबल होता है। अब वैद्युत प्रतिरोध को जो है हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, बेसिकली दो तरह से लिखते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में कैसे होता है, जैसे एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ऐसे, एक और हमने ऐसे जोड़ दिया, एक प्रतिरोध और जोड़ दिया। मतलब ये कि यहाँ से यदि हम चलें यहाँ तक का, तो बिना देखिए कलम हटाए हुए यहाँ तक हम ये ए से चल के बी पे पहुँच गए। यहाँ से देखिए ऐसे बिल्कुल हमारी कहीं उंगली नहीं हट रही है, तो ये जो क्रम होगा वो श्रेणी क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में जो टोटल प्रतिरोध का मान होता है, वो टोटल प्रतिरोध का मान होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में देखिए जैसे ये एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध ये है और ये एक प्रतिरोध ये, तीन है। तो तीन देखो, ये तीनों सिरे में आपस में जोड़ दें और इसके तीनों सिरे भी आपस में जोड़ दें, तो ये समांतर क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों सिरे आपस में ऐसे ट्रेस हैं, एक में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये समांतर क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम का जो फार्मूला बनता है वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगला जो फार्मूला होता है कि Q इज इक्वल टू NE, ये आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में रिलेशन बताता है। Q इज इक्वल टू NE। Q यहाँ पर आवेश को प्रकट कर रहा, Q ये आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिस जैसे आपको पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। अगला फार्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। यदि वैद्युत धारा निकालनी होगी I, तो I इज इक्वल टू हम Q/T लिख सकते हैं। I यहाँ पर वैद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है, जो कि हमको सेकंड में लिखना है। ध्यान रखेंगे समय किस में लिखना है, सेकंड में। और Q की जगह पर NE जब जरूरत पड़े तो NE भी लिख सकते हैं। अगला फार्मूला है I विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। देखिए जैसे ये सेल है, तो सेल के साथ यदि हम कोई प्रतिरोध ऐसे लगाते हैं ऐसे, तो इसमें धारा बहती परिपथ में, तो सेल के अंदर कुछ न कुछ भी प्रतिरोध होता है। वो अंदर जो सेल के अंदर प्रतिरोध होता है वो भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो उसका ये फार्मूला ये होता है, विद सेल से ली जाने वाली धारा I इज इक्वल टू E/R प्लस स्मॉल r।
तो जैसा कि आपको पता है आई तो वैद्युत धारा है, आर का मान ये वैद्युत प्रतिरोध है जो बाह्य प्रतिरोध होगा, और स्मॉल आर होगा ये आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल आर क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध। और जो ई है, ई को लिखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ये ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। अगला क्वेश्चन है चालक में उत्पन्न ऊष्मा। तो चालक में यदि उत्पन्न ऊष्मा तुमको निकालनी है तो फार्मूला बनता है H = I²R/T। H यहाँ पर ऊष्मा को बताएगा, I जो है विद्युत धारा को प्रेजेंट कर रहा, प्रतिरोध है R और टाइम है T, और ये भी टाइम किस में आएगा? सेकंड में। तो आप I का मान एम्पियर में, प्रतिरोध का मान ओम में, और टाइम सेकंड में डालते हैं और इसको पूरा हल करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो मान निकलेगा वो वैद्युत ऊष्मा का निकलेगा। किसका निकलेगा? वैद्युत ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन मतलब वो जो फार्मूला है वो वैद्युत शक्ति का है। तो वैद्युत शक्ति होती है P = W/T। W यहाँ पर क्या है? कार्य है, और T क्या है? समय है, जो कि सेकंड में लिखा जाता है। इसका एक और फार्मूला है P = V/I। P = V/I। V क्या है? विभवांतर है, और I क्या है? यहाँ पर धारा है। इसका फार्मूला एक और बनता है P = V²/R। P = V²/R। V क्या है? विभवांतर है, और R क्या है? प्रतिरोध है। अगला जो फार्मूला है ये वैद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है, जिसको किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो फेमस नाम है यूनिट। क्या है? यूनिट। यदि यूनिट निकालना होगा तो आपको फार्मूला लगाना होगा वाट गुणे घंटे बटे 1000। वाट गुणे घंटे बटे 1000। और अगला जो सूत्र है, किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। जैसे ये कह दिया जाए कि कोई धारावाही चालक है, इसमें इतनी करंट जा रही है, इसकी लंबाई इतनी है, तार से इतनी दूरी पर यानी R दूरी पर कोण इतना थीटा बना रहा, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। तो इसको हम बायोसाइड का नियम भी कहते हैं। और जो फार्मूला बनता है B = μ0/4 पाई I∆L sin थीटा बटे R²। फिर तो देखिएगा B = μ0/4 पाई I∆L sin थीटा/R²। अब यहाँ पर जो μ0/4 पाई है ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मान 10⁻⁻7 होता है, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है चालक की लंबाई। क्या है? चालक की लंबाई। और ये थीटा क्या है? ये कोण है। जैसे ये चालक है और ऐसे ये वाला एंगल जो बनेगा वो थीटा आएगा। और आर क्या है? ये आर है दूरी, चालक से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अगला जो फार्मूला बनता है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यानी कि कोई यदि आवेशित कण कि धारावाही चालक कोई चालक है जिसमें धारा पास हो रही, धारा गुजर रही है और ये तार चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तो उस पर जो लगने वाला बल आएगा F = IBL sin थीटा। F = IBL sin थीटा। I क्या है? ये I तो आपको पहले से मालूम है, वैद्युत धारा है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। L क्या है? चालक खंड की लंबाई है। और साइन थीटा क्या है? थीटा मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तार में बहने वाली धारा की दिशा के बीच का कोण है, या हम ऐसे बोल दें
चुंबकीय क्षेत्र और तार की धारावाही तार के बीच का एंगल है, बीच का कोण है। अगला जो फार्मूला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर लगने वाले बल का फार्मूला होता है F = QVB sin थीटा। कितना होता है? F = QVB sin थीटा। फिर से देखिएगा, Q फिर V और B sin थीटा। Q यहाँ पर क्या है? Q आवेश है जो गतिमान है। V क्या है? V यहाँ पर चाल है। B क्या है? वो चुंबकीय क्षेत्र का मान है। और थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक में गति की दिशा दोनों के बीच का एंगल है। तो इस तरह से ये हमने कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान में जितने भी जो आंकिक प्रश्न को हल करने में फार्मूले उपयोग में आते हैं उनको हमने बारी बारी से आपको बता दिया है। आप लोग से हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसको मेहनत से पढ़िए और फिर आंकिक प्रश्नों को हल करिए। और कहीं पर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और या फिर फ़ोन करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद।